प्लीज़ लिसन। हमारा जो टॉपिक है अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हम बात कर रहे हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो हम सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमने शुरुआत कैसे की थी टॉपिक की। दैट वाज द टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट से हमारी सारी जो प्रोसेस शुरू हुई थी। इवेंट होना ज़रूरी है और उससे पहले हमने सप्लाई की बात की। तो सप्लाई इज़ द टैक्सेबल इवेंट इन द केस ऑफ जीएसटी। तो हैपनिंग ऑफ दैट वन इवेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उस इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन टैक्स लायबिलिटी विल अराइज, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। तो टैक्सेबल इवेंट जब हो जाती है उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो लेवी ऑफ टैक्स मीन्स imposition of tax. Levy of tax means imposition of tax. Then यानी कि टैक्स इम्पोज करना है एंड इट इज़ असेस्ड। टैक्स को असेस करेंगे और इम्पोज करेंगे, और ये दोनों जो चीज़ें हैं इकट्ठी होती हैं। इम्पोजिशन एंड असेसमेंट ऑफ टैक्स, दोनों चीज़ें इकट्ठी होती। क्या इनका मीनिंग है हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ टैक्स। So collection of tax means payment of tax by the person and recovery of tax by the department. तो पहला मैंने स्टेप कहा दैट इज लेवी ऑफ टैक्स, मीन्स टैक्स इम्पोज करना है और फिर असेसमेंट होगी कितना टैक्स लगने वाला है। लेकिन कलेक्शन उसके बाद का स्टेप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बात करेंगे। जहाँ तक कलेक्शन का सवाल है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी की उन्होंने देखना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो टैक्स की कलेक्शन करेंगे। As for collection of tax is concerned. Now levy of tax is concerned, हम बात जो करेंगे कि levy of tax में हम किस तरीके से डील करते हैं। तो levy of tax is done by the basically हम बात करेंगे imposition of tax जो है वो कौन करता है। that is done by the levy of tax में मैंने दो चीज़ें कही, imposition of tax and assessment of tax। और ये चीज़ें करेगा कौन? that is done by parliament। पार्लियामेंट करती है लेवी ऑफ टैक्स, मींस इम्पोजिशन एंड असेसमेंट ऑफ टैक्स। ये सबसे पहला जो काम है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। और उसके बाद जो टैक्स की असेसमेंट होगी, यानी पार्लियामेंट में डिसाइड होगा कि जीएसटी लगने वाला है, किन चीज़ों पे लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद उसको जो लागू करना है फर्दर, यानी कि एप्लीकेबिलिटी जो किसी चीज़ पे होगी वो कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। सो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का मतलब है जो कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। उनका काम है एग्जीक्यूट करना डिसीजंस को, इम्प्लीमेंट करना डिसीजंस को, ठीक है। पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया कि हम जीएसटी लगाने वाले हैं, जिन चीज़ों के ऊपर लगाने वाले वो डिसाइड पार्लियामेंट ने किया, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट करनी है प्रोसेस वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का मतलब हम जो कहेंगे वो हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कुछ का जो डिपार्टमेंट, सीजीएसटी वगैरह जो है वो डिपार्टमेंट अलग से बना है, वहाँ पे वो लोग करेंगे। एंड असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, वो चीज़ें भी कौन करेगा? वो भी सब चीज़ें जो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कितना टैक्स लगने वाला है, सारा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ टैक्स की। करने तो सभी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नहीं है, ये इम्प्लीमेंट वही करेंगे फर्दर, और लोगों से कलेक्शन भी उन्होंने ही करनी है। अब यहाँ पर जो है कलेक्शन ऑफ टैक्स इज बेसिकली कन्वीनियंस ऑफ द डिपार्टमेंट। अपनी सुविधा के हिसाब से वो लोगों को समय देंगे और उनकी सुविधा जो होगी, डिपार्टमेंट की जो सुविधा होगी उसके हिसाब से वो टैक्स जो कलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी जो हमारा है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, वो अलग अलग रूल्स क्या हैं उन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस। नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? यहाँ पर कहा गया कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई होगा, सीजीएसटी अप्लाई होने वाला है किस पे? नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लेवी ऑफ टैक्स विल बी डन बाय सीजीएसटी डिपार्टमेंट। सीजीएसटी डिपार्टमेंट करेगा। वो किन सप्लाईज पे होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट
सप्लाईज। अब इंट्रा स्टेट सप्लाईज के कौन सी सप्लाई होगी? विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर जो सप्लाई है उसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही है, इसको हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, दोनों चीज़ों पे ऊपर ये लागू होगा। दोनों चीज़ों में कुछ भी हो सकती है, सप्लाई का गुड्स भी हो सकती है और सर्विसेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एप्लीकेबल नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं हम, और ये CGST के में कवर होगा इंट्रास्टेट सप्लाईज। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर रखा है। वो कौन सी चीज़ें हैं? देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, एल्कोहलिक लिक्वर, ठीक है। शराब जो है उसको इसमें कवर नहीं कर रखा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर GST लागू नहीं होता। यानी कि जो शराब की बिक्री है वो GST का पार्ट नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर कोई CGST नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी इन पे CGST एप्लीकेबल होगा। और गवर्नमेंट जो CGST लाएगी वो किसकी होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। किसकी रिकमेंडेशन पे होगा? रिकमेंडेशन ऑफ CGST काउंसिल, CGST काउंसिल, ठीक है। काउंसिल है, सुप्रीम बॉडी है, वो डिसाइड करेगी किस पे कितना टैक्स होना। उसने मना कर रखा है कि हम लिक्वर पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में ये चीज़ें कवर अप हो रही हैं। उसके बाद जहाँ तक GST रेट्स का सवाल है, वो अलग अलग GST के रेट्स है, डिपेंड्स अपॉन द आइटम्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो रहे हैं। जैसे स्लैब्स में भी रिसेंटली कुछ वेरिएशन भी हुई है, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे पास जो पुराने स्लैब्स हैं वो 5% है, 12% है, बुक्स में जो लिखा हुआ है 18% है और 28% है। ये स्लैब्स, इन स्लैब्स में से किसी भी स्लैब पे जो है CGST लग सकता है वहाँ पर, ठीक है। और भी होंगे बट रफली मैंने बताया अलग अलग स्लैब्स हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज हो भी रहे हैं, रिसेंटली भी चेंज हुआ है इसमें। उसके बाद नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस में हम जो एक कुछ चीज़ एडिशनल बताऊंगा आपको, वो क्या है? वहाँ पर नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस में देयर आर सर्टेन आइटम्स विच आर टेम्परेली केप्ट आउट ऑफ GST, टेम्परेली जो है उनको केप्ट आउट ऑफ GST से उनको बाहर रखा गया है। कुछ एक आइटम्स ऐसी हैं जिनको GST से बाहर रखा गया है। वो कौन कौन सी आइटम्स हैं? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम जो क्रूड है उसके ऊपर जो है क्रूड ऑयल कच्चा तेल इसको बोलते हैं, उसके ऊपर GST फ़िलहाल तो नहीं लगता है। हाई स्पीड डीजल, डीजल ही हम जिसको कह देते हैं, हाई स्पीड डीजल जो है उस पर भी जो है GST का फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग इसको हटाया गया है। और उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने कहा कौन कौन सी आइटम्स जिनको GST से बाहर रखा गया? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, यानी हम इसको डीजल कहते हैं नॉर्मली। वो हाई स्पीड डीजल क्या रखा है इन्होंने? हमारे लिए तो पेट्रोल और डीजल है, नॉर्मली हम वो मेंशन कर देंगे, बट यहाँ टेक्निकली थोड़े से वर्ड लिखे। फिर है मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट। तो मोटर स्पिरिट को हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? पेट्रोल के नाम से जानते हैं। क्रूड ऑयल ऊपर अलग था, कच्चा तेल, और मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल अलग है, तो इसको हम अलग उससे जानेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ एक्सक्लूड की गई हैं। उसके अलावा नेचुरल गैस, इस पे भी GST का जो है प्रीव्यू नहीं है ये, ठीक है। नेचुरल गैस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन का इसमें विद द फिलहाल शुरुआती दौर में इसे रखा गया था। प्रेजेंट सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एविएशन टरबाइन ऑयल, एविएशन टरबाइन ऑयल, एविएशन टरबाइन ऑयल मान लीजिए कि जो एयरलाइंस हैं उसके चलाने के लिए जो ऑयल यूज़ होता है, जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता है उसकी बात कर रहे हैं, ये भी इससे एक्सक्लूड किया गया है। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी GST नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको कही जो कि नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्जेस के अंडर कवर है। उसमें से इन आइटम्स को फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूड किया गया है GST के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले ऑलरेडी लिक्वर की बात की, लिक्वर इज़ आल्सो नॉट कवर्ड अंडर GST, और ये कुछ आपको और नाम दिए, इन सभी को हम GST में कवर नहीं करते। लिक्वर का मैंने एग्जाम्पल दे दिया,
लिकर विद इन इंट्रा स्टेट सप्लाईज में विद इन स्टेट अगर लिकर की सप्लाई होती है, यानी शराब जो है स्टेट के अंदर ही सप्लाई अगर हो रही है, तो उस पर जो है जीएसटी हमारा जो है वो एप्लीकेबल नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होना ज़रूरी है। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे कि कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, वो मैंने आपको बता ही दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कौन कलेक्शन करता है सीजीएसटी की, दैट इज़ डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीजीएसटी कलेक्शन करती है। ठीक है, जहाँ तक कलेक्शन का सवाल है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पर। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो लोग करते हैं। एंड टैक्स इज पेबल बाय द पर्सन, टैक्स को पे कौन करेगा, पे करेगा पर्सन जिसके ऊपर वो टैक्स लग रहा है। पेबल बाय सप्लायर, नॉर्मली पे कौन करेगा, सप्लायर, जो कि सप्लाई कर रहा है गुड्स को। ठीक है, वो जीएसटी जो है पे करेगा। सप्लायर हमने पहले ही देख लिया है क्या कौन आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मैंने डिस्कस कर लिया, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में ये कवर हो रहा है। ठीक है, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेक्शन 9 सब सेक्शन 2, ये जो मैंने अभी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको बताए। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट आइटम दैट इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में कवर हो रहा है। और जहाँ तक रिवर्स चार्ज का सवाल है वो कब होगा, यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ चीज़ों में स्पेसिफाई कर सकती है, कुछ कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर सकती है, कुछ सर्विसेज और गुड्स को स्पेसिफाई कर सकती है, जिस पे कि रिवर्स चार्ज लागू होगा। रिवर्स चार्ज क्या है मैं बताता हूँ आपको। या दोनों चीज़ें भी कवर हो सकती, गुड्स और सर्विसेज, या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें भी कवर अप हो सकती हैं। ठीक है, और इस केस में जो है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अब रिवर्स चार्ज क्या है हम उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। रिवर्स चार्ज का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जब सप्लायर जो है जो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो उस केस में जो सप्लायर के बजाय रेसिपेंट ऑफ द गुड्स, जो रिसीव कर रहा है गुड्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी बनेगी कि टैक्स देना है। रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज और गुड्स, जो भी सर्विसेज और गुड्स को रिसीव कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी सीजीएसटी को पे करने की। ठीक है, तो किन केसेस में ऐसा होता है रिवर्स चार्जेस का मैंने बता दी। नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सीजीएसटी पे करने की, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज को जब सप्लाई कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो सीजीएसटी दे। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ दिस इज रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, गुड्स को जो रिसीव कर रहा है उसको वहाँ पर जो है सीजीएसटी देना है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन यानी ऐसा सप्लायर जिसने रजिस्ट्रेशन जिसकी नहीं हुई है, दैट वन सप्लायर इज नोन एज द नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। वो गुड्स की भी सप्लाई कर सकता है, द पर्सन में बी सप्लाइंग द सर्विसेज ऑल्सो, गुड्स कर रहा है चाहे सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, दोनों चीज़ सप्लाई कर रहा है। उस केस में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है सीजीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, तो उस केस में जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड होगा, उसे वहाँ पर सीजीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिसिपेंट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सेकंड पॉइंट आ गया रेसिपेंट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये कब सिचुएशन होगी, जबकि रजिस्टर्ड पर्सन है सप्लायर। पहले केस में क्या था, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है, सॉरी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसिपेंट इज ए रजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपेंट जो रिसीव कर रहा है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो उस केस में जो है हम अलग से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पेमेंट ऑफ टैक्स। अब रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसी को पे करना है खुद ही,
ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंडर, तो वो खुद ही रिसिपेंट ही पे कर देगा वहाँ पर सीजीएसटी का जो बनता है उसका। अगर दोनों ही है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स का जो सवाल है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी गलती रहेगी शायद मुझसे। पहली बात जो मैं कह रहा हूँ कि सप्लायर इज नॉन रजिस्टर्ड, पर पहली कंडीशन क्या है कि जो सप्लायर है वो नॉन रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, रेसिपेंट होना चाहिए रजिस्टर्ड। रेसिपेंट जो रिसीव कर रहा है गुड्स को, उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस केस में पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे कौन पे करेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो पे करेगा रेसिपेंट, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, उसी को पे करना है, ठीक है। क्योंकि इस केस में जो है सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो तो वैसे ही नहीं पे कर सकता। नहीं, रेसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड है सीजीएसटी एक्ट के अंडर, इसलिए वो टैक्स को पे करेगा। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड है, दैट इज चलो अगला आ गया, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर क्या हो गया, रिवर्स चार्ज में मैंने बता दिया आपको। अब अगला है सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी, ठीक है। जहां पर कि यहाँ पर स्पेसिफाइड हम कैटेगरीज के लिए, कुछ एक स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए कह रखा है कि जहाँ पर गुड्स की वो हो रही है, सप्लाई हो रही है, या फिर सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, एंड सप्लायर इज नॉन रजिस्टर्ड, वो नॉन रजिस्टर्ड नहीं है। ऊपर जो मैंने कैटेगरी वो कुछ और थी, यहाँ पर अलग है। यहाँ पे सप्लायर जो है दैट इज नॉन रजिस्टर्ड, और सप्लाई हो रही है ऐसे किसी रेसिपेंट को विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, उन लोगों को सप्लाई हो रही है, ठीक है। और रिवर्स चार्ज बेसिस पे रेसिपेंट जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, उस केस में जो है ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 था और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 थोड़ा माइनर सा डिफरेंस था इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दो तरह की चीज़ों की बात कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, ठीक है, इस तरह की कंपनीज़ हैं। ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ये थर्ड पार्टी को वहाँ पर जो है, थर्ड पार्टी जो है उनको ऑप्शन दे रही है अपनी गुड्स को सेल करने का। कोई भी पार्टीज हो सकती है, वो नोकिया का शू, आपका मोबाइल फ़ोन मिल सकता है, नाइकी के शूज़ भी हो सकते हैं, एडिडास के शूज़ हो सकते हैं, टेलीविजन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी, मोबाइल फ़ोन, एनीथिंग, किसी भी ब्रांड का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। अब ऐसे केस में देखना होगा कि टैक्स कौन पे करेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो हैं, थर्ड पार्टी सप्लायर्स कौन से होंगे, जो मैं कह रहा हूँ अलग अलग से, अलग अलग कंपनीज के होंगे, या फिर सप्लाई करने वाले कोई होलसेलर अलग से हैं, ठीक है। मान लो कंपनी का प्रोडक्ट तो हो सकता है एक ही, लेकिन सप्लाई करने वाले भी आप देखो कि रेट्स अलग अलग होते हैं वहाँ पर भी, तो सप्लायर अलग हैं। उस केस में अब जो है ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सेल हो रही है, तो यहाँ पर नॉर्मली जो है टैक्स को पे किसे करना है ये हमें देखना है, ठीक है। अब इसके लिए पहली कंडीशन यहाँ पर जो है कि ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं ये टैक्स पे करेंगी। इस केस में थर्ड पार्टीज विल पे द टैक्स, ठीक है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ये नहीं टैक्स पे करेंगी, थर्ड पार्टी जो है वो टैक्स पे करेगी, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ से टैक्स पे किया जाएगा। सीजीएसटी का जहाँ तक सवाल है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो उनकी तरफ से वहाँ पे जो है सीजीएसटी पे किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस हैं, बट नॉर्मल है, मैंने आपको बता दिया ये। उसका नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में कुछ और भी चीज़ें इन्होंने कही हैं,
थ्रू ईसीओ क्या रखा है, ईसीओ यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही हो गया, ईसीओ मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब मैं सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट बता रहा हूँ आपको, वो कौन सी सिचुएशन है। यहाँ पर हमने फ्लिपकार्ट रिस्क की बात तो कर ली, अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज की। कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज बता रहा हूँ मैं आपको, वो कौन कौन सी हैं। जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें, जैसे कि रेडियो टैक्सी हो गया, ओला हो गया, जैसे आप देखें, ठीक है। और अलग अलग तरह की कैब्स वगैरह बुक कराने की होती, चाहे वो बाइक्स को बुक कराना, चाहे कैब को बुक कराना है, टैक्सी बुक करानी है, जैसे भी है। तो इस केस में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, जैसे रेड बस वगैरह भी शायद कह सकते हैं, शायद में भी इन दिस कैटेगरी। बट मैं ओला वगैरह की बात, उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है। ओला वगैरह में आप बुक करते हो, वहाँ से बुक करने के बाद आई डोंट नो आपने कभी बुक करवाई, किसी ने नहीं कराई होगी तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जयपुर गया था मैं, तो उस वक्त मैंने करवाई थी। तो वहाँ पर ऐप पे ऐप वो डाउनलोड करनी पड़ती है, और जो नो डिस्कशन प्लीज़, जो गाड़ी वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है। जब हम अपने आप को वहाँ पे लॉगिन करते हैं और नियरेस्ट जो सबसे नज़दीक की जो गाड़ी होती है, हमारे पास रेट्स आ जाते हैं कि अल्टो कार का क्या रेट होगा, सीडान कार बड़ी वाली कार का रेट क्या होगा, ठीक है, ऑटो चाहिए उसका क्या रेट होगा, सभी के रेट्स आ जाएंगे। और नियरेस्ट बाय जो होगा ना, वहाँ से हमें ऑप्शन आने लग जाते हैं, उनकी कॉल भी आ जाती है, बता देते ये वाला है, आपको अप्रोच करने वाला है। इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है ये। और इस पर ओला जो है कंपनी है, ये जैसे आपका ऑपरेटर है, मतलब ये जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और इसकी बात कर रहा हूँ उस तरह से वो ऑपरेटर हैं। अब इस केस में टैक्स किसको देना है, इंपॉर्टेंट ये है। इस केस में टैक्स जो है, पहले वाले केस में टैक्स किसको देना था, फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट जा रहे थे वो टैक्स दे रहे थे, जीएसटी दे रही थी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेच रही थी प्रोडक्ट को अपने। इस केस में जीएसटी देना है, गाड़ी वालों को नहीं देना है, इसमें ओला को देना है, ठीक है। तो जो हमारी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है उसको जीएसटी देना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट है एकोमोडेशन सर्विसेज। एकोमोडेशन सर्विसेज, अब एकोमोडेशन सर्विसेज में भी हम देखें, आप देखते हैं एकोमोडेशन सर्विसेज में भी आप अलग अलग तरह की makeMyTrip.com हो गया, या फिर इस तरीके से और हैं, वहाँ पे आपको होटल्स की बुकिंग आप करवा सकते हो, ठीक है। गेस्ट हाउस की बुकिंग करवा सकते हो, होटल्स की हो गई, या फिर और कमर्शियल प्लेसेस है, आपने रेजिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए आपको कुछ करवाना है तो कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है। अब इसमें भी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे हम मान लो ओयो जैसे नाम आता था पहले, मुझे नहीं पता इस वक्त चलता है कि नहीं चलता है, जैसे और मैंने और दूसरे भी कहे आपको, ये वाले मेक माई ट्रिप हो गया, और भी होंगे इस तरह के। अब इस केस में टैक्स किसको पे करना है, जीएसटी, क्या वो होटल वालों को पे करना है, होम स्टे वालों को पे करना है जीएसटी, नहीं, वो जीएसटी पे करेंगे ऑपरेटर। यहाँ पे जो एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर ऑपरेटर जो है उनको टैक्स देना है जीएसटी। अल्टीमेटली बेशक कलेक्शन कस्टमर से ही होनी है, दैट इज ए सेपरेट इशू, ठीक है। तो यहाँ पर एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर विल पे द टैक्स। तो हम ये अलग तरह का केस डिस्कस कर रहे हैं। पहले वाला केस जो मैंने कहा था वो प्लेटफॉर्म और तरह का था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म और तरह का है, ठीक है। वो गुड्स की बात थी, ये सर्विसेज की बात है, गुड्स थी इससे पहले जितनी भी थी। उसका नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउस कीपिंग सर्विसेज। हाउस कीपिंग सर्विसेज, तो हाउस कीपिंग सर्विसेज में अगर हम देखें कौन कौन सी सर्विसेज, किस तरह की सर्विसेज की बात हो रही है हाउस कीपिंग सर्विसेज में, जिस तरह से कि ऑपरेटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन की बात कर रखी है, दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ। उससे पहले ऊपर वाले केसेस में उनमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, चाहे वो ओयो की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो ओला की बात कर, उनको रजिस्टर करवाना अपने आप को, तो जीएसटी वही देंगे, इनडायरेक्टली तो ही देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हाउस कीपिंग सर्विसेज, हाउस कीपिंग के सर्विसेज का मतलब है जैसे कि लॉन्ड्री सर्विसेज है, ठीक है, इस तरह के भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते होंगे। हम लोग तो यहाँ नहीं कर रहे यूज़, बट होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स होंगे वो। तो इस केस में भी हाउस कीपिंग सर्विसेज वाले केस में भी जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना है अंडर सीजीएसटी एक्ट, ना कि वो जो सर्विस दे रहा है, ठीक है। आई मीन जो कंपनी जो है जिसने वो लिंक बना रखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रही है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, उसको जीएसटी वहाँ पे
रजिस्टर करवाना है और वो देगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड किचन। सुना है आपने क्लाउड किचन? सुना है? क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो मुझे जो लगता है ये कई तरह की जो सर्विसेज हैं ये क्या होता है कि रेस्टोरेंट जो है, अब मैं भूल रहा हूँ कौन सी उसमें है, एक मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ इसको इसलिए पता नहीं, ऐप से कुछ एक, ठीक है, जैसे आपने देखा हो कि 10 मिनट में आप तक खाना पहुँच जाएगा, 15 मिनट में, इस तरह की ऐप्स यहाँ तो नहीं, शहरों में और वो इस तरह का है ना। तो उस तरह के जो है वो कहीं से भी पिक कर लेते हैं, अलग अलग तरह से वो होंगे आसपास किस रेस्टोरेंट से, पिक एंड ड्रॉप है, उन्होंने बनाना कुछ नहीं है, खुद पिक करना है। मान लो फूड का ऑर्डर किया है, आपका मन करता है चीज़ चिली खाना है या चाउमीन खानी है, कुछ भी चीज़ें हैं, आप जो भी ऑर्डर करते हैं ऑर्डर करेंगे, उस ऑपरेटर के थ्रू ऑर्डर होगा ऐप का सिस्टम होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कर रखा, सेम पैटर्न भी होता है जैसे मैं ओला वगैरह की बात कर रहा हूँ उसी के सही है, ठीक है। आपके उनके पास नियर बाय ऑप्शन होगी, कहाँ का रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहते हैं वो खुद पिक करेंगे और लेके वहाँ पे पहुँचा देंगे आपके घर में, उसके शायद एक्स्ट्रा चार्ज लेते होंगे, जो भी होगा। इस केस में जो है who will be रजिस्टर अंडर जीएसटी, इस केस में जीएसटी के अंडर रजिस्टर उसी ऑपरेटर को होना पड़ेगा, ठीक है। सप्लायर और सर्विसेज या सप्लायर ऑफ गुड्स तो अलग चीज़ है, वो बनाकर जो दे रहे हैं रेस्टोरेंट वाले अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो प्रोवाइडर है क्लाउड किचन जिसको हम बोल रहे हैं, वो वहाँ पर जो है जीएसटी इस केस में देंगे, ठीक है। तो ये कुछ केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि जीएसटी अल्टीमेटली जो है लायबिलिटी टू पे जीएसटी, किसकी लायबिलिटी है जीएसटी पे करने की? हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है। अब पहला केस है हमारे पास सप्लायर वाले केसेस मैंने आपको बता दिए, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी लायबल टू पे जीएसटी, वो मैंने केसेस आपसे डिस्कस कर ली। नॉर्मली सप्लायर विल पे द जीएसटी, बट कुछ केसेस में जो है रेसिपेंट जो है वो भी रजिस्टर्ड, अगर रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है और सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में जो है वहाँ पे जीएसटी जो पे करना है वो कौन पे करेगा? रेसिपेंट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, गुड्स को जो रिसीव कर रहा है, वो इस केस में जो है जीएसटी पे करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इन एनी अदर केस, कुछ और केसेस में यहाँ पे जीएसटी को डिडक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो है यहाँ पर दे हैव टू कलेक्ट द टैक्स कलेक्शन करना है उनको, ठीक है। वो सप्लायर से, सप्लायर जैसे भी अभी कैब वाले हैं दूसरे हैं, उनके पास पेमेंट आएगी जो भी, उनसे वो कलेक्शन करेंगे जीएसटी वगैरह और अल्टीमेटली पे, लेकिन उन्होंने ही करना है, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कलेक्शन भी करें और उसको पे भी करें। और अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। कुछ एक केसेस में जो है एग्जम्पशन की जा सकती है फ्रॉम द जीएसटी। गवर्नमेंट जो है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों में जो है इन केस ऑफ सर्टेन सप्लाईज जीएसटी कैन बी एग्जम्प्टेड। कुछ अवस्थाओं में, कुछ सिचुएशंस में जीएसटी को एग्जम्प्ट किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट एंड सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट कि हम इस पे जीएसटी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे जीएसटी का इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पावर टू एग्जम्प्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ एक परिस्थितियों में, जैसे हम बात करेंगे अभी वॉर टाइम सिचुएशन है, मान लो तो कहा जाए कि पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी, पता नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज इस मामले में, जीएसटी लगता है नहीं लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, कम कर दिया, स्टेट लगा रही, वो थोड़ा सा क्लैरिटी देखनी पड़ेगी मुझे। आई एम स्लाइटली कंफ्यूज्ड हियर, आई हैव टू सी कि सीजीएसटी के बाद शुरुआती दौर में सीजीएसटी का तो प्रीव्यू नहीं है उसमें, ठीक है, थोड़ा चेक करने वाला है पॉइंट। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे अभी ईरान और ईरान वर्सेस इजराइल और इसके यूएस की लड़ाई का जो इशू आया है, क्रूड ऑयल का क्राइसिस हुआ, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में, या अगर आप देखिए कोरोना जैसा पीरियड गया, ऐसी कोई सिचुएशन, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं, गवर्नमेंट को लगता है कि हमें जीएसटी नहीं लगाना है, जीएसटी हम नहीं लगाएंगे, उन दो सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट, उस केसेस में एग्जम्पशन के लिए कह सकती है। सो जो ओवरऑल हमारा जो टॉपिक रहा दैट वाज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये मैंने आपसे डिस्कस किया और ये मैंने आपको बता दिया कि लेवी कौन करता है, दैट विल बी डन बाय द पार्लियामेंट,
और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट यानी सीजीएसटी के ऑफिसर्स वगैरह हो गया। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल या फर्म जो भी है, वो मैंने आपको बताई सिचुएशंस, कब कब किन सिचुएशंस में एग्जम्प्ट किया जाएगा, डिस्कस विद यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।